क्या वरुण गांधी, मेनका गांधी, वीके सिंह, बृजभूषण शरण सिंह और इस तरह से एक के बाद एक कई नाम आपके जहन में मेरे बोलने के साथ ही आते जा रहे होंगे कि उनका क्या होगा। वीरेंद्र जी, आखिर सेकंड लिस्ट भी आ गई और उस लिस्ट में वो चेहरे भी दिखाई दिए जिनके बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बची हुई 29 सीटें, जिसमें से यूं कहें 24 तो बीजेपी की सीट हैं जो उसको बतानी है, बाकी 2 तो आरएलडी को दे चुके और आरएलडी अपना नाम भी उनके कैंडिडेट खड़े कर चुकी है, 2 उसके पास अपना दल को देनी है और एक सुभाषपा की सीट है। तो ऐसे में ये 24 सीटें, जबकि आप 51 सीटों का अनाउंस कर चुके हैं, क्या कोई इशारा कर रही हैं? क्योंकि जब मैं आपके पास आया तो उससे पहले ये खबर भी जेरे शाया थी कि कहीं वरुण गांधी अमेठी में 2-2 हाथ ना कर लें, कहीं ऐसे गांधी स्मृति ईरानी से लड़े तो जरूर लेकिन राहुल नहीं वरुण। इस तरह की चर्चाओं में अभी वीरेंद्र जी के फोन को दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक वीरेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो उसका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं सवाल दोहराऊं। आपका सवाल यूपी के मेंबर्स की जाति को लेकर के है, तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आ रही है। यूपी में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के साथ अब ये 5वां चुनाव है। दो चुनाव विधानसभा के हो चुके हैं, तीसरा चुनाव ये लोकसभा का है। तो अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जाति के लिए विशेष कुछ नया काम नहीं करना है। और जो बीजेपी की जो स्थायी रणनीति रही है कि पिछड़ी जातियों में जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट को प्रमोट करो, यानी नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट और नॉन जाटव दलित की जो जातियां हैं, तो बीजेपी लगातार उसी पे काम कर रही है। और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी हाल में यही हमने हरियाणा में होते देखा है, यही इसके पहले झारखंड में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, अभी हुआ है अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है, या शिंदे को बनाया है महाराष्ट्र में। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी कंसिस्टेंट है। और आमतौर पर यह रिएक्शन आता है मीडिया में कि मोदी अमित शाह ने अपने फैसले से चौंकाया। इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी की एक इलेक्टोरल पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंटली उसी पे 10 साल से काम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में केवल नई बात अब ये दिखती है कि जो अपना जो जातीय समीकरण को बीजेपी ने पहले से ज्यादा मजबूत किया है, और शायद पूरे देश में अकेला राज्य उत्तर प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का छोटी छोटी जाति आधारित पार्टियों से गठबंधन है। अभी हाल में 2 पार्टियों से गठबंधन मजबूत हुआ। राष्ट्रीय लोकदल से हुआ, एक उनका कैंडिडेट आज निर्वाचित हो गया विधान परिषद के लिए। दूसरा है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसका आपको मालूम है कि अभी हाल में मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया गया, और राष्ट्रीय लोकदल से भी एक मंत्री बनाया गया कैबिनेट में, और राजभर जी के वीरेंद्र सर, पहला सवाल वीरेंद्र जी, मैं आपसे पहला सवाल ये चाह रहा था कि ये जो नाम है, वरुण गांधी हैं, वीके सिंह हैं, बृजभूषण शरण सिंह हैं, मेनका गांधी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, अग्रवाल है, राजेंद्र अग्रवाल, ये सब आपको लग रहा है कि दोहरा रहे हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? वरुण गांधी और मेनका गांधी को तो टिकट नहीं मिलना था, ये तो आज से मैं कहूंगा कई साल पहले तय हो चुका था। आप अगर याद कीजिए अक्टूबर 2021 में जब लखीमपुर में घटना हुई थी, जब अजय मिश्रा टेनी और उनके पुत्र विवाद में आए थे और वहां हिंसा हुई थी किसानों को लेकर के, उसमें 2 किसानों की मौत भी हुई थी। उस समय से लगातार वरुण गांधी का नजरिया और उनके बयान भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप के खिलाफ आते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पूरा 21-22 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वरुण गांधी की कहीं कोई भूमिका नहीं थी, ना अपने संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार को चुनने में, ना कहीं उनको प्रचार के लिए बुलाया गया। तो ये माँ बेटे का तो मामला बहुत पहले ही बंद हो गया था। ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं ये विवादों में हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और उनके मामले को ये भी कहा जाता है कि कुछ बीजेपी की जो अंदरूनी जो सत्ता समीकरण है, जो पावर इक्वेशन है, वो दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के प्रिय हैं। और हालांकि ये भी एक धारणा है कि योगी आदित्यनाथ उनको पसंद नहीं करते हैं।
तो उनका मामला अभी संदिग्ध है, इसीलिए आपने देखा होगा कि उनका टिकट अभी रुका हुआ है और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन जो जो उनका कद है और उसको देखते हुए ये सब फैसला बहुत ठोक बजा के होगा। और वो एक बार पहले भी समाजवादी पार्टी में जाकर के चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा का, शायद 1999 में। तो ये संभावना बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर ही रखी है कि अब की बार हमको 80 में 80 सीट जीतनी है। तो बीजेपी इसके बारे में फैसला अभी तक है, बहुत समय है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। अभी समय है, लेकिन सीटों का इंतजार तो सबको है। मैं अभय जी के पास चलूंगा। अभय जी, आपको क्या लग रहा है कि जीत के समीकरण को बदल सकते हैं क्या ये नाम, जो मैं नाम आपके सामने ले रहा हूं, जिनको यूपी की जनता सुनना चाहती है कि वो हैं या नहीं? ब्रजभूषण शरण सिंह है, आपके साथ मेनका गांधी है, आपके साथ वरुण गांधी है, राजेंद्र अग्रवाल है, और भी कई सारे चेहरे ऐसे हैं जिनको लोग जानना चाहते हैं कि जो जनरल वीके सिंह है, क्या वो अगर इतनी सी नंबर वोटों से जीतने के बावजूद क्या इस बार दोहराए जा रहे हैं या नहीं? आंकड़े पीलीभीत जैसे शहरों के वो चौंकाते हैं, क्योंकि वो मेनका गांधी के साथ बहुत लंबे अरसे से हैं। आपको क्या? जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में 2 बार चुनाव हारने के बाद टिकट नहीं मिलता था और कांग्रेस पार्टी बीजेपी में 2 बार अगर लगातार जीत गए तो टिकट मिलने की गारंटी नहीं है। यह बीजेपी और कांग्रेस पार्टी राजनीति का बहुत बड़ा अंतर है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में लगातार 2 बार अगर आप चुनाव हार जाते हैं थे, या अभी 2004-5 के दशक 2000 अर्ली 2000 में बात बता रहा हूं, तो 2 बार हार गए तो तीसरी बार आपको टिकट नहीं मिलेगा। और बीजेपी में 2 बार जीतने के बावजूद भी टिकट मिलेगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। मैं यहां तक बताऊं कि मैं याददाश्त के आधार पर बोल रहा हूं कि अर्जुन सिंह जी को लगातार 2 बार चुनाव हारने के कारण कांग्रेस पार्टी ने एक बार टिकट नहीं दिया था। पवन कुमार बंसल साहब चंडीगढ़ से लगातार 2 बार चुनाव हार गए थे सतपाल जैन से, तो फिर भी उनको इसलिए एक बार टिकट दिया गया क्योंकि विनोद शर्मा को जो कांग्रेस पार्टी टिकट देना चाहती थी, उनके बेटा मनु शर्मा वाला जो मैंने कांड हो गया था, उसके कारण से उनको टिकट न देने के कारण पवन कुमार बंसल जी को टिकट दिया गया था। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की रणनीति में बहुत अंतर है। एक बात मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी ने जमीन पर काम किया है। नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वो ट्रेन की, बस की, रोड की राजनीति है, कोई एरोप्लेन की और एसी की राजनीति नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 1998 का जब राजस्थान में चुनाव हुआ था और बीजेपी बुरी तरह हार गई थी, सिर्फ 33 सीट जीती थी, उस समय राजस्थान के इंचार्ज नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देखिए, एंटी इनकम्बेंसी केवल सरकारों के खिलाफ काम नहीं करती है, एंटी इनकम्बेंसी सिटिंग एमपी या सिटिंग एमएलए के खिलाफ क्षेत्र में भी काम करती है। तो नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने जब एकदम निचले स्तर की राजनीति की, उस समय से उनको इस बात का आभास है कि वोट कैसे, कोई एमपी को कैसे मतलब सीट बदला जाए, कब उसका टिकट काटा जाए, कब नए कैंडिडेट को उतारा जाए, मोदी को पूरा आभास है। तो नरेंद्र मोदी अपने उसका जो एक्सपीरियंस है उसी का बेनिफिट अभी भी लेते नजर आते हैं। लेकिन एक बात और है कि नरेंद्र मोदी जी नेटवर्क बहुत खराब आ रहा है आपका। मुझे लगता है जब तक नेटवर्क ठीक होता है, अभय जी एक बार नेटवर्क को आपको एक बार चेक करना होगा, उसका बहुत ही खराब नेटवर्क आ रहा है, आपकी आवाज़ उस तरह से नहीं आ रही है। लेकिन मैं इतने अभिषेक के पास चलता हूँ, आपका एक बार नेटवर्क आप चेक करेंगे और टीम भी चेक करेगी। अभिषेक भाई, वीके सिंह साहब 2 बार जीते हैं, भले ही कार्यकर्ताओं से मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्षेत्र में दिखते हैं नहीं दिखते हैं, लाखों से जीते हैं, अभी टिकट का नाम नहीं आ रहा है। राजेंद्र अग्रवाल भले ही 4-5 हजार वोटों से बड़े हाथ करके निकले हों, उनका भी नाम नहीं आ रहा है। और सहारनपुर सीट जो हार गई थी वो भी नहीं दिख रही है कोई आए खड़ा हो। तो ये क्या समीकरण है कि यहाँ राजपूत खड़ा होगा, चूंकि जाट, गुर्जर और पंडित समुदाय को टिकट दे चुकी है। अगर राजनीति की बात करते हैं, जो जातीय राजनीति की बात है, हालांकि मैं इसके बाद जो बात करूंगा वो बीजेपी के उस अस्त्र पर बात होगी जो जातीय राजनीति को काटता है। लेकिन अभी की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये सब, और आप पीलीभीत भी घूमते हैं, आप तो पीलीभीत भी कई बार जाते हैं, आप निकल के सुल्तानपुर तक पहुंच जाते हैं, तो ये कारण क्या है? इनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जनता पूछ तो रही है।
हाँ सर, देखिए, और यही सब चाय की दुकानों पर बीजेपी के तमाम जितने भी कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर तमाम जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं और विपक्षी पार्टी वाले हैं, सब इसी कयास में यहाँ इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उलझे हुए हैं कि क्या मेरठ के राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटेगा, राघव लखनपाल को हारने के बाद क्या सहारनपुर से मिलेगा, क्या वीके सिंह तीसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे। लेकिन तरह तरह की चर्चाएं, अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में बहुत बड़े बड़े नाम चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम चर्चाओं में है, जो संगठन के महासचिव हैं बीजेपी के अरुण सिंह, उनका थोड़ा करेक्ट कर दूं, उनको मुंबई में वो मिल गया है, उनका टिकट हो गया है, तो इसलिए अब उनका नाम कट गया है, वो चर्चाओं से मुक्त हो गए। हाँ, तो आज ये कट गया है सर, ये एक चर्चा का नाम ये कट गया, मैं उसी पे आ रहा था सर। लेकिन ये इतने बड़े बड़े, अरुण गोविल का भी नाम चर्चाओं में बहुत तेजी से यहाँ उड़ा। इसी तरीके से ये हुआ कि अगर मेरठ में किसी ठाकुर समुदाय से या क्षत्रिय समुदाय से टिकट देते हैं तो फिर गाजियाबाद में वैश्य समुदाय को लाएंगे। फिर ये चर्चा आई कि सुरेश राणा जो थाना भवन से, जो पूर्व की योगी सरकार में गन्ना मंत्री थे, चुनाव हार गए थे, इस बार उनकी पोजीशन जरा जैक ज़्यादा ज़बरदस्त लगी है, ऐसी बीजेपी के हलकों में चर्चा है कि उन्हें सहारनपुर से टिकट मिल सकता है। लेकिन ये कयासबाजी है बीजेपी का, जो बीजेपी को अब पहचान रहे हैं। पुरानी बीजेपी अलग है, नई बीजेपी अलग है। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये दावे से बड़े बड़े पंडित भी इस समय नहीं कह सकते हैं। क्या मन में आला कमान के चल रहा है और क्या इंटरनल रिपोर्ट पर वो सर्वे कर रहे हैं। ये बात सही थी कि मुजफ्फरनगर और मेरठ सीट कम अंतरों से जीती गई थी। हालांकि जो एक चुनौती थी आरएलडी के रूप में, सपा आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चुनौती उभर के सामने आती, तो वो चैलेंज तो बीजेपी ने ख़त्म कर लिया है आरएलडी को साथ मिला के। अब ये है कि 3 बार और उम्र दराज और कम अंतर से जीती सीट का जो फार्मूला लागू हो रहा है वो मेरठ पे है। लेकिन क्या ये वाकई में फार्मूला बीजेपी ने बनाया था या ये सिर्फ एक अंदर के खाने की खबर थी। अगर उसमें फिट हो रहा है तो 3 बार के जीते में हैं राजेंद्र अग्रवाल, कम अंतर से जीते हैं, 70 से ऊपर के हैं। लेकिन अभी जो बॉडी लैंग्वेज है राजेंद्र अग्रवाल की, कल ही मेरी मुलाकात हुई, 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पार्टी मुझ पर ही भरोसा करेगी और मुझे ही टिकट मिलने वाला है। लेकिन अमित अग्रवाल जो कैंट विधायक हैं यहाँ से, अगर उन्हें देखें तो वो भी पूरी तरीके से उनकी फैमिली और वो मंदिरों का ज़्यादा चक्कर लगना शुरू हो गया है, भजन कीर्तन ज़्यादा शुरू हो गया है कि काश सांसद ही मिल जाए, टिकट मिल जाए। और देखिए दूसरी चीज़ ये भी बता रहे हैं जो भाजपा के पुराने जानकार हैं और इस समय पदाधिकारी हैं कि फार्मूला तो ज़रूर अपनाएगी बीजेपी, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय वाला, लेकिन अगर कोई चेहरा ऐसा होता है तो उसमें ये सिस्टम भी तोड़ सकती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर विजय पथ पर चल रही है और ऐसे में पब्लिक को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वैश्य समुदाय से है या ब्राह्मण समुदाय से है या क्षत्रिय समुदाय से है। बीजेपी का सिंबल उन्हें दिखाई देगा जिसे बीजेपी का देखना है। जैसे कल मैं व्यापारियों से आबूलैन पे बात कर रहा था, एक बात जरूर निकल के आई, सदर आबूलैन ये जो गढ़ है मेरठ में भाजपा के, उन्होंने कहा कि हमें भारी कैंडिडेट मंजूर नहीं होगा, आप किसी को भी मेरठ से टिकट दे दीजिए, लेकिन चाहे वो बड़ा नाम हो लेकिन भारी ना हो, क्योंकि अगर भारी हुआ तो हमें मिलने में दिक्कत होगी। टिकट अगर भारी को दिया तो हम यहाँ आंदोलन, प्रदर्शन, धरना सब करेंगे। तो ये एक चीज़ है, मंथन का दौर है और ये समझ में आ रहा है कि कल तक ये टिकट फाइनल हो जाएंगे। 15 तारीख सब बताए, प्रदर्शन, विरोध ये सब करेंगे, लेकिन वो वोट बीजेपी को ही देंगे, ये कहा होगा उन्होंने, क्योंकि लगातार उनका वोट बीजेपी को ही जाता हुआ दिखता है। मैं एक बार वापस जाता हूं वीरेंद्र जी के पास। वीरेंद्र जी, 80 में से 80 जीतेंगे ये कह रहे हैं शिवपाल, कह रहे मैं 80 में से 80 जीतूंगा। अभी बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किए, और चूंकि मुझे लगता है इतने दिन से लगातार समाजवादी पार्टी जिस तरह से कैंडिडेट खोज रही है, तो वो 80 परिवार में ढूंढ पाई या नहीं, 80 नहीं मतलब 17 तो चलो कांग्रेस को दे दी, तो बाकी बचे हुए लोगों को वो परिवार में ढूंढ पाई कि नहीं, क्योंकि जो उनका आखिरी जीत का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें तो 5 परिवार के मेंबर थे। तो आपको लगता है कि मतलब कोई नई चीज़ वो खोज पा रहे हैं? क्योंकि और शिवपाल जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है, याद आ रहा है मुझे बिहार के चाचाओं की, अभी आपने देखा होगा बिहार में भी एक भतीजे ने 5 सीटें ले ली और चाचा को कहा कि नमस्कार धन्यवाद। तो ये जो फिर दोबारा चाचाओं का मोह भतीजे पे आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो कोई इस तरह 80 में से 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, 80 की 80 सीटें लड़ भी पा रही है कि नहीं पार्टी? कांग्रेस के खेमे से ये बात तो लगभग साफ आ चुकी है
कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं 17 सीटों के लिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो उनकी स्थिति भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास भी उम्मीदवार और जिताऊ उम्मीदवारों का टोटा है। हालांकि राजनीति में, चुनावी राजनीति में और विशेषकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में तो कुछ जो है जो कहते हैं ना फॉल्स ब्रावाडो, एक ज्यादा बहादुरी पूर्ण और ज्यादा चुनौतीपूर्ण भाषा में बोलने की एक परंपरा है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में, हमें और ये देश के अन्य राज्यों में भी है। तो समाजवादी पार्टी को तो थोड़ा बड़बोला पर रखना ही पड़ता है, क्योंकि उनको बने रहना है मैदान में। तो समाजवादी पार्टी के पास भी अभी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, उनको भी अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। और वो उनका क्या कैलकुलेशन है कि वो 80 सीटें जीतेंगे, ये वो जाने। और जो उनकी रही सही उम्मीद पश्चिम उत्तर प्रदेश में थी, वो तो आरएलडी के जाने के बाद एकदम समाप्ति हो चुकी है। समाजवादी पार्टी बिना आरएलडी के समर्थन के कहीं सीधी लड़ाई में नहीं आ पाएगी। मेरठ मंडल में या मुरादाबाद मंडल में आसान नहीं होगा। 2014 में बीजेपी ने मुरादाबाद सीट जीत ली थी, लेकिन 2019 में जो बीजेपी सीट वहां हारी है, हमें याद रखना चाहिए उस समय सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन था। इस बार गठबंधन नहीं है। और अब की बार का चुनाव तो लग रहा है कि रेफरेंडम होने वाला है केवल नरेंद्र मोदी के ऊपर, और ऐसी लहर चलने वाली है कि मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, ये कहीं कोई बहुत मुश्किल होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को सामने खड़े हो पाना। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने जो घोषणा कर दी कि वो अकेला चलेगी, और वो लगातार अपने किस्तों में उम्मीदवारों की घोषणा भी करती आ रही है, और ज्यादातर उसके उम्मीदवार अभी मुसलमान ही आए हैं। अमरोहा हो या पीलीभीत हो, और कुछ और भी सीटें हैं। एक जाट को भी टिकट दिया है उन्होंने बिजनौर से। तो इस सब को देखते हुए विपक्ष के लिए लड़ाई उत्तर प्रदेश में बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी जिस तरह से अपनी रणनीति यहां तय कर रही थी, अभय जी मैं वो आपके पास आऊंगा कि जाति की बात बहुत होती है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और यहां तक कि चूंकि ये बदनाम बहुत हो गए, हम जैसे पत्रकार उसको सीधा लिखते हैं जाति आधारित, लेकिन साउथ में तो हर एक जाति की सीट पर जिस तरह का मार होती है, जिस तरह की चीज होती है, कप्पू का मारेडी है ना, तमाम अलग अलवार, तमाम चीजों पर जिस तरह से मैंने देखा है वहां चुनाव कवर करते हुए, वो भी उतना ही सख्त होता है। लेकिन बीजेपी ने इस क्षेत्रीय पार्टियों के जो जातिवादी उस पर जिनकी नींव जातिवाद पर रखी होती है, एक जाति को साथ दूसरी जातियों के समीकरण के सहारे या मुस्लिम वोटों के सहारे उन्होंने राजनीतिक पताका फहराई है और कई बार सत्ता भी हाथ आई है। लेकिन बीजेपी ने इस सब के बीच में, चूंकि आपको आंकड़ों में बड़ी दिलचस्पी है, इसीलिए मैं आपसे एक सवाल सीधा करता हूं कि बीजेपी ने इस हथियार को एक नए हथियार से काट दिया। महिलाओं के वोटों को मैं गौर कर रहा था जब पिछला चुनाव 2022 में घूम रहा था, तो जब आरएलडी का बहुत ज्यादा वर्ग जो मेल डोमिनेंट एरिया माना जाता है, वैसे भी ये इलाका है, तो जब मैं उन सब से बात कर रहा था तो वो तमाम लोग कह रहे थे भाई नाश कर दिया, मोदी जी ने भी बिल्कुल फैला दिया, और योगी जी तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे भाई, शांति व्यवस्था ही गड़बड़ होगी। वो ये सब कह रहे थे उसी स्कूल में। जब मैं उधर से घूम के बच्चियों के पास गया, वो भी सेम उसी समुदाय की बच्चियां, हमने उनसे पूछा, वो जो डिग्री कॉलेजेस की और इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्चियां थी, उनसे पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ बोले वोट तो योगी को जाएगा, वोट तो मोदी को जाएगा। तो मैंने कहा क्यों, आपको पता नहीं है कि घर आपके पिताई क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए बसों में हम आते जाते हैं, स्कूल तक हमको उतर के जाना पड़ता है सड़कों पे, और आज मैं आराम से हंसती हुई साइकिल चलाते हुए पैदल जाते हुए बाजार से गुजरती हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कहता। मैं यहाँ किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ। उसने सामने ही कह दिया। तो वहीं सामने, चूंकि वो स्कूल भी उसका था जो आरएलडी का कार्यकर्ता था, उनका स्कूल था, वो खड़े थे प्रबंधक, वो इससे उधर हो गए। उसके बाद फिर मैंने अलग अलग समुदायों में, मैं जब अमेठी में घूम रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में, तो एक गांव में चला गया। उस गांव में जब वो दलित मुझसे, मैं जब कॉर्नर पे बात कर रहा था एक कस्बे के, तो वहां वो जो लोग खड़े थे सबने बीजेपी की बात की।
तो मैं जब बात करने तो एक लड़के ने बड़े उठकर गुस्से में कहा कि ये तो सब बीजेपी वाले, आप फला गांव में जाके देखो। तो मैंने मेरे उससे कहा ड्राइवर से कि चलो उसी गांव में चल के देखते हैं, क्योंकि हमारा काम तो सच देखना है, ये जो कह रहे हैं। चलो मैं उस गांव में पहुंचा और वो गांव एक जो प्रधान जो होते हैं दलित वर्ग के, उसके लिए आरक्षित था। मैं सीधा वहीं चला गया। तो वहां बैठे बैठे दो तीन से बात की तो सामने बैठी हुई महिला ने कहा कि साहब मैं तो चाहे मर जाऊं चाहे मेरी जिंदगी चली जाए, मैं तो हमेशा मोदी को वोट दूंगी। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? उसने कहा साहब वो गाड़ी वाले आए थे, सफ़ेद गाड़ी वाले, मेरे पेट में वो था और मेरे पास पैसा नहीं था तो इलाज हो गया। तो मैं वहाँ घूमा तो मैंने देखा लोगों को गुस्सा इस बात का था कि सामने वाले को तो 2 मिल गई है साहब लैट्रिन, जो सुलभ शौचालय, हमको 1 नहीं मिला। तो मुझे लगा कि जातिवाद के हथियार को काटने के लिए महिला वोटर्स को बाकायदा तैयार किया गया, यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं के वोट बीजेपी को कई जगह मिले 3 तलाक के नाम पर। तो क्या ये आंकड़ों में भी शो होता है? मतलब लगता है कि एक वाकई नया हथियार बनाया बीजेपी ने। देखिए कुलदीप साहब, जो आपने बात की शुरुआत की दक्षिण के राज्यों का, तो मैं बता रहा हूं कि मैंने जो स्टडी किया है उसमें मैंने पाया है कि बिहार यूपी की अपेक्षा दक्षिण के राज्यों में ज्यादा जातिवार वोटिंग होता है। वोकालिगा लिगान कर्नाटक में, यहाँ पर आपने जो कापू कब्बा रेड्डी की बात की आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ ज्यादा होता है। लेकिन बिहार और यूपी बदनाम थे इसलिए क्योंकि कास्ट वाइज हिंसा यहाँ होती थी, इस कारण से यहाँ ज्यादा परिलक्षित दिखती थी। तो इस कारण से, लेकिन अगर जातिवाद, अगर वोटिंग की बात करें तो दक्षिण के राज्यों में बिहार और यूपी से बहुत ज्यादा ही वो था। लेकिन हाल के दिनों में जब से ईवीएम का प्रयोग होना शुरू हुआ है, तब से कास्ट इसलिए भी कमी आई है, बूथ स्टॉपिंग भी कमी आई है, तरह तरह का अच्छा मतलब इन्वायरमेंट बना है वोटिंग करने का, तो उसमें भी कमी आई है। तो इस कारण से अगर जातिवाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो मतलब दक्षिण के राज्य बिहार और यूपी से आगे है, पीछे तो कतई नहीं है। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं कि जातिवाद वोटिंग का, तो बिल्कुल 90 के दशक में जब से मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स शुरुआत हुई तो जाति और धर्म दोनों काफी मजबूत होकर के राजनीति में आया। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगी, लालू जी का, मुलायम सिंह यादव जी के, या तरह तरह का राजनीतिक उभार हुआ। लेकिन 20-30 साल बाद 2015 के बाद 90 से शुरू हुआ, लेकिन 2005-10 आते आते आपने देखा होगा कि पूरी जातियों ने, जो कि केवल जाति का आधार पर जब वोटिंग करने लगे तो उनको लगा कि बिहार में एक परिवार है, यूपी में भी एक परिवार है। तो जाति अगर हम कैरी कर रहे हैं, अगर छोटे छोटे जाति कैरी कर रहे हैं तो बहुत कुछ प्राप्त राजनीतिक तौर पर भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। तो उन लोग का भी हुआ कि चलो भैया कि अब हम राजनीति में वहां पर जितना मिलना था मिल चुका है, अब मिल नहीं पा रहा है। तो उन लोगों ने फिर दूसरे दिशा में डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की बात की कि भैया अब हम डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो डेवलपमेंट के फ्रंट पर हाल के दिनों में पिछले 10 साल से जैसे मोदी साहब के काम में नो डाउट डेवलपमेंट तो हुआ है, रोड बना है, ट्रेन बना है, इस तरह की बातें हुई है। तो इस तरह का जब बेनिफिट लोगों को दिखना शुरू हुआ है तो कास्ट का फाउंडेशन अपने आप टूटता जा रहा है। कास्ट का फाउंडेशन अपने आप टूटता जा रहा है। अब ऐसी बात नहीं, किसी को तोड़ने की जरूरत है, लोग टूट करके सामने भी आ रहे हैं। उसके बाद जो सोशल मीडिया आया है या जो मीडिया का विस्तार हुआ है, उसमें हर किसी को पता है कि हमारे लोकल में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे कैसे वोट करने पर किस तरह का बेनिफिट होगा, अगर हम इस तरह वोट करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, या इस तरह करेंगे तो क्या होगा। तो सब कुछ सामने में ट्रांसपेरेंटली है। पहले था कि हम वोट कर देंगे, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब हम वोट करेंगे तो अगले बार हमारा एक काम होने की संभावना और होकर रहेगा और दिख रहा है। तो इस तरह कास्ट अपने आप टूटता जा रहा है। कास्ट को कोई तोड़ भी नहीं सकता था। एक वर्क मैंने अच्छा काम था जिसको अभी के सरकारों ने करके या जैसा भी है उन्होंने करने का प्रयास किया है और उससे अपने आप कमजोर पड़ता जा रहा है। और आपने बात की तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। कैंडिडेट की भूमिका आज इस इलेक्शन में भी 24 का इलेक्शन में भी हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट की भूमिका कम से कम होती जा रही है। वो मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा तो उसमें किसी का टिकट कट जाए तो उसे बहुत ज्यादा मतलब मैं उसको बहुत ज्यादा इसमें नहीं देख रहा हूँ।